ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद 20 सितंबर के एंड तक जेल में रहे। महाराजा हरि सिंह ने एमनेस्टी कर दी थी 6 सितंबर को ही। 12 सितंबर को ये लोग उनका नत्रसल और मैदी करा, ये सरफेस पर आ गए थे। 12 सितंबर को बख्श गुलाम अहमद जो कि दिल्ली में उस वक्त रह रहे थे, भाग गए थे, वो वापस आ गए थे। 29 सितंबर को शेखुल्ला को रिहा कर दिया गया। 3 अक्टूबर को शेखुल्ला ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें पंडित द्वारकानाथ काचरू, कश्मीरी पंडित थे, सेक्रेटरी जनरल थे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। उनको दिल्ली से बुलाया गया कि आप बैठिए, इसमें एज ऑब्जर्वर देख लीजिए। वर्किंग कमेटी ने एक डिसीजन ले लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विल सपोर्ट एक्सेशन टू इंडिया। द्वारकानाथ काचरू ने, शायद ये बात कोई जानता ही नहीं, द्वारकानाथ काचरू ने एक सीक्रेट मिनट तैयार करके केबल कर दिया नेहरू को, वॉज एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसको केबल में कर दिया, और जिसमें उन्होंने बता दिया बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में बता दिया कि क्या डिसीजन हुआ है। वो मिनट आपको, वो सारे पेपर्स आपको मिलेंगे, ये जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, 3 मूर्ति का जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो है, वहां पर एक अलहदा सेट ऑफ सीक्रेट पेपर्स है फॉर ओपन फॉर perusal ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स, जिसको स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस पेपर्स कहते हैं। उनमें आपको मिलेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ये भी है, ये डॉक्यूमेंट भी है साइंड बाय यूसी काचरू। मगर काचरू ने कोई रेफरेंस देखी है कि कोई कंडीशन रखी हो शेखुल्ला ने उस वक्त, या किसी और लीडर ने रखी हो? ऐसी कोई कंडीशन उस वक्त, विच वॉज द मेजर डॉक्यूमेंट, जिसमें एक फैसला हो गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विल सपोर्ट द एक्सेशन टू इंडिया, कोई कंडीशन नहीं थी उस वक्त। जिस वक्त महाराजा हरि सिंह ने मेहरचंद महाजन को दिल्ली भेजा, और जिस दिन दिल्ली में महाजन मिला हरि सिंह से, सॉरी जवाहरलाल नेहरू से, उनके घर पर 3 मूर्ति की, मैं ही मिला उनसे और कहा इस तरह से हालात हो गए हैं, वो बारामूला में है, हमारी फोर्सेस ने इस वक्त तक उनको बड़ी मुश्किल से रोके रखा है, आप ये एक्सेशन वगैरह। शेख साहब वहां बैठे, और मेहरचंद महाजन ने अपनी किताब में खुद लिखा है कि शेख साहब ने एंडोर्स किया, कहा हाँ इस तरह हालात बहुत खराब हैं, ये जल्दी कर लीजिए, फोर्सेस मस्ट गो टू यू सी श्रीनगर एंड जम्मू to save the state, otherwise possibly it will be overrun by the invaders. महाजन ने बिल्कुल सारी डॉक्यूमेंटेशन दी है, कोई ऐसी बात नहीं लिखी है कि शेख साहब ने कोई ये कंडीशन उस वक्त रखी, नहीं मेरा ये होगा अलहदा ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल, कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी। न कोई रिकॉर्ड में आप इंडियन, मैं आपको 4 रिकॉर्ड्स के बारे में, 4 जो कि बिल्कुल क्रूशल है इस बारे में। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, स्टेट आर्काइव्स जो यहाँ के हैं, क्लासिफाइड पेपर्स हैं ये सारे, मगर आपको इजाजत मिल सकती है होम मिनिस्ट्री से, यहाँ भी और नेशनल आर्काइव्स में भी। इंडिया ऑफिस पेपर जो लंदन म्यूजियम में है, उनसे, उनके वेबसाइट पर कुछ भी मांग सकते हैं वो। बाकी स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पेपर्स जो हैं, सरदार पटेल पेपर जो हैं साबरमती में, मैंने देखे हैं, चेक देम, perused them one after the other। किसी जगह कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई बात नहीं है, न किसी ने लिखा है। इसके बाद मैं 2-1 बातें आपसे और कहूंगा। वो ये है कि मैं मोतीराम बाइगडा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के उस वक्त मेंबर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, उससे मैंने पूछा तो कोई आपने कंडीशन बदल इस तरह से, उसने कहा कोई कंडीशन नहीं थी। गिरधारीलाल आनंद सराफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर लीडर और उस वक्त की वर्किंग कमेटी मेंबर थे, उनसे मैंने इंटरव्यू भी किया, मैंने कहा कोई ऐसा लगता नहीं है, ऐसी बात, ऐसी कोई बात नहीं।
जान के लाले पड़े हुए थे सबके उस वक्त। ये टाई टाई कर रहे हैं लोग, इनको या तो तवारी हिस्ट्री का मालूम नहीं, या उनको इंडियन स्टेट ने परमिट किया है ये सारा झूठ जो है इसका पालन न बनाने कि ये हुआ और वो कंडीशंस हो गई और ये इस तरह से हुआ। हमने एग्रीमेंट किए हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई बात भी नहीं हुई है। एग्रीमेंट की बात छोड़िए, किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है। उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप में कोई बात ऐसी, इनफैक्ट बात सीधी बात है कि उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप में ये जहन में भी नहीं आया था कि स्टेट को अलग करेंगे। अरे सच बोलने दीजिए सबको, अब सच सुनिए, आप भी सच, मैं भी कहता हूँ सच, और लोग भी कहेंगे, कल तो और लोग भी यही सच कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कंडीशंस वाली और ये स्टेट को अलहदा और इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस स्ट्रक्चर देने वाली बातें 1949 से शुरू कर दी कहने की। आफ्टर द यूसी सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ यूसी ऑन जम्मू एंड कश्मीर के आप बिल विजिट कराओ और सीज फायर हुआ, उसके बाद उन्होंने बातें शुरू कर दी क्योंकि उस वक्त फॉरेन पावर इंटरवेंशन का असर इंडिया जम्मू एंड कश्मीर पर पड़ने लगा था। आपके चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ, चीफ मिनिस्टर यंगर आदमी है, उनका क्या कसूर है? आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कल ये बात कही, इतने एल्डरली है, इतने तजुर्बेकार हैं, वो बेचारा तो अभी he is a younger man, possibly we can condone the mistakes that he commits as the government of India, the Prime Minister of India and everybody in India says that his mistakes should be condoned. He is a younger man, he is this, he is that. तो उनकी हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर नहीं साइन किया। हमारी डेलीगेशन ने ये बात भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल स्पष्ट करके एक बार नहीं 2 बार प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में उनको बताई थी कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर नहीं था जो किसी प्रिंस को या किसी रूलर को साइन करना। शायद पता नहीं इनके दिमाग में कहीं सुनी बात आ गई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर, हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर साइन नहीं किया। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ अटैचमेंट साइन करना था, मगर वो छोटी स्टेट्स को साइन करना था, वो बड़ी स्टेट को नहीं साइन करना था, 116 स्टेट्स को नहीं साइन करना था इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर, वो छोटी स्टेट्स को साइन करना था। एक दूसरे में यूनाइट करने की एक प्रोसेस चला था एक्सेशन के बाद कि छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं उनको यूनाइट कर दिया जाए इनटू यूनियन ऑफ स्टेट्स, like Union of you see Travancore Cochin, Union of Saurashtra, Union of Punjab and you say Patiala and Punjab States Union, ये सारी स्टेट्स यूनियन बना, उसको ज्वाइंट के हैदराबाद बाकी स्टेट्स के साथ वास्ता ही नहीं था इंस्ट्रूमेंट ऑफ अटैचमेंट का, इट हैड नथिंग गॉट टू डू विद, और उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ कोई वास्ता नहीं। दैट वाज पोस्ट एक्सेशन प्रोसेस था इंडिया का, अपनी जगह डोमेस्टिक प्रोसेस था, उसका क्या वास्ता? किसको करना था, किस प्रिंस को करना था, कब किया? मगर ये बात आज से भी छुपी हुई है, आज तक हिंदुस्तान के लोगों से भी छुपी हुई है आज तक, और शायद दुनिया के लोगों से भी छुपी हुई है आज तक, कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनाएगी ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दी स्टेट्स ऑल्सो, स्टेट्स के जो प्रीमियर्स थे उन्होंने मई 1949 में एक डिसीजन ले लिया कि अब ये बड़ी लंबी बात होगी कि हर एक स्टेट अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा, फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी हुई है, उसमें 90 मेंबर्स हैं स्टेट्स के, यही अब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सारी स्टेट्स के लिए बनाएगी। तो कंडीशन के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कंडीशन थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे प्रिंसेस को ये कहा कि आप एक प्रोक्लेमेशन कर लो, बाय प्रोक्लेमेशन यू से दैट यू हैव एक्सेप्टेड द you say you will accept the Constitution of India which the Constituent Assembly of India will make.
सारी स्टेट्स ने ये प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया। आपको ये मालूम नहीं है कि महाराजा हरि सिंह ने भी ये प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया। सो ही वेव्ड ऑल द कंडीशंस। जो भी कंडीशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में रखी हुई थी, वो डोमेस्टिक कंडीशन जो थी इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में वो वेव कर, और वो प्रोक्लेमेशन आपके स्टेट आर्काइव्स में यहाँ है, इंडियन आर्काइव्स में है, हर जगह है। They made such a proclamation। इसको आज तक ये बात किसी ने कही नहीं है, छुपाई गई है डेलिबरेट। बात तो बहुत लंबी चली गई, मुझे तो कहना था, बहुत कहना था। इसके बाद ये जो अंडरमाइनिंग तो इतनी ही नहीं हुई कि उन्होंने कहा अंडरमाइनिंग इन्हीं बातों से, ये डिसइंफॉर्मेशन कंटेंट से ही नहीं किया उन्होंने। एक्सेशन को अंडरमाइन डिसइंफॉर्मेशन कंटेन नहीं कर सकती थी, मगर और डिसइंफॉर्मेशन कंटेन ही नहीं था जिससे अंडरमाइन किया एक्सेशन को लोगों ने, यहां भी और इंडिया में भी। 1951 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेट की इलेक्ट हुई, उसके बाद एक फंडामेंटल इशू लीडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाउस ने उस वक्त उठाई। उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज वेस्टेड विद प्लेनरी पावर्स, not only to frame the Constitution of India but to take a decision on the accession of India। ओपन कहा, ये रिकॉर्डेड है, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देख लीजिए। इनॉग्रल एड्रेस में भी कहा, बाद में भी कहा, रिपीटेडली। उसको किसी ने ये नहीं कहा, एक आध लोगों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्टेट के प्लेनरी पावर्स नहीं हो सकते हैं। द पावर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपके पावर्स तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के मिले हैं, यू सी बाय वर्च्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दैट योर स्टेट हैज साइंड। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अरोगेट नहीं कर सकते प्लेनरी पावर्स। जिद हो गई बड़ी जबरदस्त, एंड दैट अल्टीमेटली लेड, कल्मिनेशन उसका ये हुआ कि 53 में सारा डिसइंटीग्रेट हुआ। आज तक इंडियन लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि उस वक्त ये बहुत बड़ी गलती। एक बदकिस्मती है कि उस वक्त इंडियन लीडरशिप चुप रही। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कंफर्म किया एक्सेशन टू इंडिया, घबरा गए इंडियन लीडरशिप। सिक्योरिटी काउंसिल में कहा, उठ करके मेनन ने, कृष्णा मेनन थे वहां 56 के एंड में, कृष्णा मेनन ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके में इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात कही, ये स्टेटमेंट दिया, विच इज ऑन रिकॉर्ड, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कोई प्लेनरी पावर्स नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कोई पावर्स नहीं थे टू कन्फर्म, रीअफर्म और रेटिफाई द एक्सेशन ऑफ इंडिया और चेंज एक्सेशन। ये जो कि सच्ची बात। 8 साल के बाद, after it had done all the damage, after 53 had occurred and the national conference had disintegrated and the government of India had come to such a disrepute कि बाद में तो आपको मालूम है, बाद की बात तो तब आई। 2-4 मिनट और आपसे बात करूंगा।